अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। कौन होगा निगरां वज़ीर आज़म? पेशन गोइयाँ जारी हैं, नाम आ रहे हैं जा रहे हैं, और इस हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं, वज़ीर इत्तलात ने निगरां वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से ख़बरों की तरदीद भी की है, लेकिन कराची से इस्लामाबाद तक नाम गर्दिश कर रहे हैं। देखना यह है कि कौन बनेगा निगरां वज़ीर आज़म। और निगरां हुकूमत, जिस तरह बार बार बात हो रही है, शायद लंबे अरसे के लिए आ रहा है। बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून और बाकी स्टेक होल्डर्स के भी, लेकिन देखना यह है कि ये सेटअप कैसे आएगा और कैसे आगे बढ़ेगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। इससे पहले बिजली बम गिराया था और अब पेट्रोल महंगा कर दिया। महंगाई में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, और ये हुकूमत अवाम को रिलीफ देने आई थी। और आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो इन्होंने दावे किए थे, लॉन्ग मार्च किया था महंगाई के ख़िलाफ़, और इन्होंने ये दावा किया था कि हम महंगाई का ख़ात्मा करेंगे। इस वक्त तक हमें महंगाई का ख़ात्मा तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन गरीब जो है उनका ख़ात्मा होता हुआ बदकिस्मती से नज़र आ रहा है। जिस तरह IMF के साथ डील हुई है, अब उन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए ज़ाहिर है जो निगरान सेटअप आएगा उसके लिए मुश्किल फ़ैसले होंगे। उससे पहले ही इस तरह के फ़ैसले कर दिए गए हैं, और कुछ फ़ैसले आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगे। महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, जिसके ऊपर इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनको भी तशवीश है, लेकिन ये रिलीफ़ आवाम को कैसे मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि ताख़ीर का जवाज़ ही नहीं, नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतख़ाबात में जाना है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा, ये बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है, चूँकि दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें, ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, वो मोमेंटम ही नहीं है कि मौजूदा जो सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले ज़ाहिर 1 साल से सड़कों पे थी। इन दिनों ज़ाहिर 9 मई के बाद उनके ऊपर ये प्रेशर आया। अदरवाइज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही पॉलिटिकली एक्टिव, और ना ही माहौल नज़र आ रहा है। और ख़ुद जो सियासतदान हैं उनसे हमारी बात होती है, ऑफ द रिकॉर्ड सब यही कह रहे हैं कि हमें भी इलेक्शंस नज़र नहीं आ रहे। इससे भी बढ़कर मंजूर वसान साहब को भी इलेक्शन जो ख्वाब देखते हैं, उनका जो ख्वाब है वो ये कह रहे हैं कि जो सेटअप आएगा वो ज़्यादा देर के लिए आएगा, तवील मुद्दत होगा निगरान सेटअप, और यही खौफ है जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी। वज़ीर आज़म ने आज इस चीज़ पे ज़ोर दिया है, ख़ास तौर पे अफ़गान हुकूमत अपनी सरज़मीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। आर्मी चीफ़ ने ब्रीफिंग भी दी, और चीफ़ का कहना था कि हम मिलकर मुल्क को दरपेश मुश्किलात से निकालेंगे। फजल रहमान साहब कह रहे हैं जी कि दहशतगर्दी की वजह से पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, इलेक्शंस में जाएंगे। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। भाई साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। रफ़ी साहब, थैंक यू वेरी मच। भाई साहब किस तरह देखते हैं, एक तो हम ज़रा पॉलिटिकल सिनेरियो पे भी आएंगे और जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जो अवाम के ऊपर महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, पेट्रोल बम हो गया, इससे पहले बिजली महंगी कर दी गई, मज़ीद अभी मुश्किलात आनी है। ये वो हुकूमत है, आपको भी याद होगा ठीक 1 साल पहले ये दावे करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त ज़ाहिर हुकूमत थी कि हम महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, हमारे पास तजर्बा है, हम आएंगे IMF को बेहतर डील करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। इस वक्त रिलीफ इनके केसेस में ज़रूर मिला है। वो लोग जो अदालतों को जिन्होंने अदालतों का सामना करना था वो मिनिस्टर्स बन गए, लेकिन रिलीफ गरीब को नहीं मिल सका। किस तरह देखते हैं, अभी तो रिलीफ के बजाय और बोझ पड़ना है आवाम के कंधों पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़फ़ीर साहब, बड़ा अनफेयर है हम इस हुकूमत के ऊपर, और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। आज से तकरीबन 8-10 महीने पहले उन्होंने कह दिया था कि कपड़े भी बेचने पड़े तो बेच के आटा जो है वो दिया जाएगा। वो सिर्फ हमें मिसअंडरस्टैंडिंग ये होगी कि हम समझे वो अपने कपड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हम लोगों के कपड़ों की बात कर रहे थे। तो स्टेज यहाँ तक आ गई है कि अपने कपड़े बेचेंगे तो रोटी खाएंगे, वरना अदरवाइज और तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा।
और इसहाक डार साहब का, मैं तो जिस वक्त ये बढ़ाने का इन्होंने ऐलान किया कि 20 रुपए बढ़ा दिया है जी, तो कहते थे जी कि देखें हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया और ये हमारी एक बड़ा क्रेडिट है और इस वजह से भाई लोग तो डिफॉल्ट हो गए हैं जफीर साहब। मैं तो आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं तो डिफॉल्ट हो गया हूं। मैं तो इस वक्त एक जो है इकोनॉमिकली बड़ी सख्त परेशानी में हूं और बिजली जो है वो हाइक कर दी है, पेट्रोल बढ़ा दिया है। जो आपकी मिडिल क्लास है उसको आप लेके आना चाहते हैं लोअर मिडिल क्लास में, जी। जो लोअर मिडिल क्लास है उसको आप पॉवर्टी में, गुर्बत में धकेलना चाहते हैं। लेकिन इन द मीन वाइल हमें ये जरूर जफीर साहब नजर आ रहा है कि जो 16 अरब रुपए की करप्शन का केस था वो खत्म हो गया, लेकिन वो जो एक घरी खान साहब ने ले ली थी उसकी डे टू डे हियरिंग जो है वो चल रही है। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब बड़े मुतमईन होकर उन्होंने कहा जी कि मैंने तो वजीर आजम साहब को बड़ी मुश्किल से माने और हमने कहा सिर्फ 20 रुपए, तो और क्या 200 रुपए बढ़ाने थे भाई, 20 रुपए बड़ी मुश्किल से साहब ये अवाम के साथ मजाक है। ये आप ये देखें जफीर साहब के जो अपने बेटे हैं वो दुबई में टॉवर के मालिक हैं, लैम्बोर्गिनियां चला रहे हैं, फेरारियां चला रहे हैं, और हम जो है इतने बेबस हैं कि इन्हीं लोगों के नीचे आके रूमते चले जा रहे हैं। इसके अलावा मैं अब और क्या कहूँ। बैरिस्टर साहब आप कुछ ज़रा कहने के लिए है भी नहीं है, क्या कहे आदमी। और आपने शुरू में कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने आते ही कहा था कि मैं अपने कपड़े भी बेचने पड़े बेचूंगा। कपड़े तो उन्होंने नहीं बेचे अपने, अपनी तो वो चमड़ी जाए पर दमड़ी जाए चमड़ी ना जाए वाला कहावत जो है वो इनके ऊपर सूट करती है। उन्होंने सर कराची पोर्ट हो गया, PIA हो गया, स्टील मिल्स हो गया, हमारे जो हैं वो बेचना शुरू कर दिए हैं। कपड़े तो उन्होंने नहीं बेचे। दूसरा आप गिनवा रहे थे कि इनके बच्चे, उनके बच्चों को तो छोड़े ज़रा, उनका तो बिज़नेस चल रहा है ना, चूँकि उनको किकबैक्स भी मिलती हैं, फ़ायदा भी होता है, ये सारी चीज़ें। ये दावे थे, तजर्बेकारी के दावे थे, और ये ब्लेम करके इन्होंने ये हुकूमत संभाली थी। तो अब किस मुँह से ये इलेक्शंस में जाएंगे? और वाकई में आपको लगता है कि इस महंगाई के साथ, और अभी तो बड़े मुश्किल फैसले आने हैं, महंगाई अभी और बढ़ेगी, कम तो हो नहीं सकती, क्योंकि प्रोडक्शन आप क्या करेंगे? रिलीफ इन्होंने देना था, निगरान सेटअप ने तो रिलीफ नहीं देना। जी देखिए ये मुंह तो सारे लेके बैठे हुए हैं, तो किस मुंह से तो हम क्या करें, वो तो बड़े मुतमईन बैठे हैं। अगर आप उनके चेहरे देखें तो अभी भी वो जज्बाती तकरीरें भी कर रहे होते हैं, और पूरी काबीना जो है वो एक पूरी फौज मौजूद है। पाकिस्तान के पास ये बड़ा एजाज है that it has one of the largest armies and it has one of the largest cabinets as well। तो माशाल्लाह जी अपने काम सारे पूरे हो रहे हैं। जजेस की तनख्वाह पार्लियामेंट ने बढ़ा दी है। चेयरमैन सेनेट का जो बिल था वो आपने अपने सामने देखा, जिस तरह काबीना के अंदर लोग भर्ती किए गए हैं कि ख्वाजा आसिफ काफी नहीं आ रहे थे तो उनकी भतीजी को भी साथ ले लिया। अब ये जो सारा कुछ हम लोगों के सामने नजर आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, तो वो तो खैर बड़ा अपना मुतमईन मुंह लेके बैठे हैं। लेकिन जफीर साहब मेरी कैलकुलेशन इसके ऊपर ये है कि ये जो निगरान सेटअप आ रहा है, आप इसको ये निगरान सेटअप ना समझें, ये मुझसे नकवी वाला ही निगरान सेटअप आ रहा है, ये अपने टाइम पे नहीं जाने वाला। ये इस पे मैं आऊंगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये पहले तो ये बताएं ना कि निगरान वज़ीर आज़म कौन आ रहा है, आपके पास क्या इनसाइट्स हैं? मैं जहां तक समझता हूं कि नून लीग की तो बात नहीं मानी गई, ठीक, ना एस्टेब्लिशमेंट ने पसंद किया, ना पीपल्स पार्टी ने पसंद किया, ना बाकी जो छोटी इत्तेहादी जमातें हैं, मौलाना तो खैर रेडी थे, बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी नहीं पसंद किया। मेरे ख्याल में जहां तक मैं समझता हूं, मेरे ख्याल में एक ब्यूरोक्रेट है जिसको शायद नून लीग बेहतर समझती है, और एक इकोनॉमिस्ट है जिनको मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट बेहतर समझती है कि एज एन एक्सपर्ट लेके आया जाए, ताकि वो ये IMF के प्रोग्राम से निकाल के ही फिर अगली इलेक्टेड हुकूमत के हवाले मुल्क को करे। और मुझे ये नजर आ रहा है कि वो अगर बात मान ली गई और वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो है वो आ गया, तो जफीर साहब वो फिर आराम से, मैं नहीं समझता कि वो बड़े जो है 3 महीने में वो इलेक्शन करा के चला जाएगा। वो फिर ऐसा जम के बैठेगा कि 8-9 महीने तो आप भूल ही जाएं। ठीक है बैरिस्टर साहब, जो इकोनॉमिस्ट हैं जिसकी तरफ आप इशारा भी कर रहे हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक कन्विंस है आपकी इतलात के मुताबिक? देखिए पहले वो पीपल्स पार्टी के मेंबर भी तो रहे हैं ना। माशाल्लाह उनको ये एजाज रहा है कि वो पीपल्स पार्टी के भी सेनेटर रहे हैं, और वो तहरीक इंसाफ के भी खैर सेनेट की सीट जीत नहीं सके थे, लेकिन सर वजीर रहे हैं ना, सर खुल के बताएं ना, वजीर रहे हैं।
जी जी बिल्कुल वजीर रहे हैं। और हम सबको पता है कि वो जो वजारत उनको मिली थी, वो ना कैसे उनको पीपल्स पार्टी ने दी थी, ना तरीके इंसाफ ने दी थी। कैसे मिली थी? हाँ, ये बड़ा कैसे मिली सरप्राइज थी, है। बिल्कुल। सेनेट में उनको कैसे जितवाने के लिए, तो वो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। और मेरे ख्याल में अगर वो आ गए तो आप फिर 9-10 महीने तो इस मुल्क में इलेक्शन भूल जाएं। और ये प्लीज जफीर साहब मुझसे आगे से ना आप पूछिएगा कि फिर आइन का क्या होगा या आइन इस बारे में क्या कहता है, सर क्योंकि खामोश है आइन को आइन। तो वायोलेट कर होता हुआ हमने देख लिया आंखों के सामने। बैर, वो तो एक पर्दा जो हमारी आंखों के सामने पड़ा हुआ था, वो तो हट गया। बैरिस्टर साहब, आइन के लिए नहीं, कानून के लिए कहते हैं ना, कानून अंधा होता है, तो अपना आइन जो है वो खामोश है सर यहाँ पे। रावी चैन ही चैन दिखता है। मैं देखिए, कानून अंधा हो ना हो, जो कानून पे अमल कराने वाले हैं वो जरूर अंधे हैं, ये जरूर नजर आ रहा है। और जिस तरह की जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो फेवरेट हैं, और कुछ जो हैं वो उनको दिल ही नहीं करता कि उनको पढ़ा भी जाए। ठीक। तो अच्छा, मैं इसमें तो बैरिस्टर साहब टू ये बी कितनी वेरी ऑनेस्ट, ये पॉसिबिलिटीज है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में इस हुकूमत का एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट मेरा जो है इससे यकीन हट गया है। मैं इसको अ, कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत नहीं नहीं समझता, मानते? जिस तरह से इसने आइन को पांवों तले दबाने की कोशिश ठीक है। की है। बैरिस्टर साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि अब इख्तियारात निगरान सेटअप को माजी की निस्बत ज़रा थोड़े से ज़्यादा मिले हैं। ये भी इशारा है कि ये कुछ दिनों की नहीं, महीनों और सालों की बात है, इन्होंने थोड़ा सा स्टे करना है, लंबा स्टे करना है। दूसरा ये कि इस सारे अमल में ज़ाहिर है एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन तो चलो ठीक है, साल बाद, इन साल से पहले तो पॉसिबल भी नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं, आप भी इसी शहर में रहते हैं, इसी मुल्क में रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, ब्यूरोक्रेसी, स्टैब्लिशमेंट, नहीं मीडिया। जफीर साहब, पॉसिबल तो है। मेरा ख्याल है डर ये है कि कहीं बल्ला नहीं ना नहीं, चल जाए। पॉसिबल से मुराद ये है असल डर कि में मैं सर, समझता हूँ ये है। जी जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबल तो है। आई मीन माहौल नहीं है, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है इलेक्शन के लिए, मुस्लिम लीग नून तैयार नहीं है, उनको डर है जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन अगर साल बाद भी इलेक्शंस होते हैं तो मौजूदा सेटअप के पास क्या ऐसा स्लोगन होगा जो बताएंगे कि भाई हमने ये काम किए तो हमें वोट दें? मान लिया साल बाद ही जफीर इलेक्शन हो रहे साहब, हैं। जी। हमने वन आफ्टर दी अदर इस मुल्क के साथ एक्सपेरिमेंट कर ली हैं। इस मुल्क में आमरीत भी देख ली है। इस मुल्क के अंदर जो है वो टेक्नोक्रेट की हुकूमत भी देख ली है। इस मुल्क में केयर टेकर हुकूमतें भी देख ली हैं। बेसिक डेमोक्रेसीज भी इस मुल्क में देख ली हैं। मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा ज्यूरिस्ट था, मैं चूंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको पता है पढ़ा रहा हूँ पिछले 10 साल से, उसका पाकिस्तान के बारे में कहना ये था, हैंस केल्सन की मैं बात कर रहा हूँ, दैट पाकिस्तान इज अ ज्यूरिस्प्रूडेंशियल लैब। ये वाहिद मुल्क है जहाँ सदारती निज़ाम भी चला है, पार्लिमानी निज़ाम भी चला है, बेसिक डेमोक्रेसीज भी चले हैं, मिलिट्री कू भी चले हैं, जमहूरियत भी चली है, और अब हाइब्रिड निज़ाम भी चल रहा है। तो देख करके तो हमने सारा कुछ देख लिया है। मेरा ख्याल ये है कि असल जो मुद्दा है वो ये है कि लोगों के वोट से आने वाली हुकूमत को फैसले करने दो। और ये जो कुछ लोगों का ख्याल होता है कि हम जो हैं वो कलेक्टिव विजडम से ज्यादा समझदार हैं, मेरा ये ख्याल है कि उनको अब ये बात समझ आ जानी चाहिए कि ऐसी किसी सोच को तारीख ने माफ नहीं किया। ठीक है। वैसे साहब, एक चीज़ और, चूँकि दहशतगर्दी का सामना है, अभी आपने देखा कि जो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी का वर्कर कन्वेंशन हो रहा था, वहाँ पे धमाका हुआ। अब दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से हो रही है, इसके ऊपर पाकिस्तान एहतजाज भी कर रहा है, और आज खुद कुछ हमलों में अफगान शहरी के मुलव्वस होने पर वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ को ब्रीफिंग भी दी गई। किस तरह देखते हैं? दहशतगर्दी की एक नई लहर है। माजी में हमने देखा कि अफ़गान तालिबान और फिर अमेरिका जब का इनखला हुआ, उसके ऊपर बड़ी ज़्यादा इंटरेक्शन मीडिया पे आप भी बात करते रहे। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान हमेशा, अभी पिछले कई दिनों से तो ठीक थे हमारे हालात, हम क्यों कैश नहीं कर सकते, चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, कहाँ हम गलती कर जाते हैं और फिर इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं? अब जफीर साहब, इसके अंदर एक तो लॉन्ग टर्म जवाब है, एक शॉर्ट टर्म जवाब है। लॉन्ग टर्म जवाब तो आपको पता है कि अयूब खान से हम शुरू हुए, जो हमने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी टो करना शुरू की, जी। और फिर जियाउल हक साहब के दौर में जिस तरह अफगान मुजाहिदीन हमने यहाँ पे क्रिएट किए, और फिर उसी तरह मुशर्रफ साहब के दौर में उनको काउंटर ब्लास्ट कर कर उनकी जंग में एंटर हो गए। ये एक तो ये पीछे लॉन्ग एक बैकग्राउंड चल रही है, और फिर एक शॉर्ट आपको पता है
वो ये है कि बार 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 हमने उन कुव्वतों के खिलाफ जो हमारे आइन को मानने को तैयार नहीं है, हत्ता कि आप और मेरे जैसे लोगों को मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, हम उनसे डायलॉग करने बैठ जाते हैं। और ये सक्सेसिव फेलियर जो है वो रहा है हमारी पिछली हुकूमतों का भी और इस्टेब्लिशमेंट का भी। ये जो आइडिया था कि अफगान तालिबान आएगी, हम तो बड़ी देर से उसी वक्त से चीख रहे थे कि अफगान तालिबान और ये जो तरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनकी सोच एक है। आप इस चीज के ऊपर इतना बैंक ऑन ना करिए, बट लेकिन बैरिस्टर साहब हम इनको इंगेज ही नहीं कर सके। ज़ाहिर है आपको ट्रीट करना होता है, ये एलिमेंट तो था जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और जाहिर है सर आप रिसेंट डेवलपमेंट देखिए जफीर साहब, अफगान तालिबान की बेहतरीन ताल्लुकात इंडिया से चल रहे हैं। दे आर ऑन बेटर टर्म्स विद इंडिया एंड दे आर ऑन बेटर टर्म्स। बैरिस्टर साहब तो वो हैंडल कर रहे हैं ना उनको, हम तो यही कह रहे हैं वो हैंडल कर रहे हैं। मैं दूसरा, चूंकि चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे पे टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी और क्या मैसेज शायद इस तरफ से कोई मैसेज तो हैंडल जफीर साहब मेरे ख्याल में तो हमने यही करना था कि दो चीजें थी। एक तो ये था कि हम अपने बॉर्डर की तरफ से फौरी तौर पर स्मगलिंग को रोकें। ये जो काला धन कमाने का तरीका है कि स्मगलिंग इधर से उधर आटे की और डीजल की हो रही है, इसको रोका जाए। और दूसरा ये था कि आप जो है वो बड़ा कंक्लूसिवली अपने बॉर्डर एरियाज में एक्शन लें। बैनुल-अक़वामी जो कानून है, इंटरनेशनल लॉ आपको इस चीज की इजाजत देता है कि क्रॉस बॉर्डर अगर आपके ऊपर अटैक हो रहा है तो आप जाकर उनको मारिए, उनकी सरजमीन। ठीक है, लेकिन हम कंप्रोमाइज हो जाते हैं बैरिस्टर साहब, यहाँ पे हम कंप्रोमाइज होते हैं बदकिस्मती से। जाते जाते ये बताइएगा, चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है पाकिस्तान और साथ ही साथ सर इंडिया चीन के साथ बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड करता है। लद्दाख में चाइना घुस घुस के मारता है इंडिया को, लेकिन उनकी जो पॉलिसी है वो डिस्टर्ब नहीं होती, उनकी ट्रेड नहीं रुकती। वो रशिया के साथ भी ट्रेड करते हैं, वो अमेरिका के साथ भी ट्रेड करते हैं, ईरान और दुबई के साथ, सऊदीया के साथ भी। हम क्यों बैकफुट पे चले जाते हैं? हम अगर चीन के ब्लॉक में हैं तो हम अमेरिका के साथ भी रह सकते हैं, तो हम नेक टू नेक मुकाबला क्यों नहीं कर पाते या अपनी पॉलिसीज़ क्यों इस तरह की नहीं बना पाते? हमसे कभी दुबई नाराज़ हो जाता है, कभी ईरान नाराज़ हो जाता है और कभी हम चाइना को भी अच्छे तरीके से खुश नहीं कर सकते। तो ये क्या वजह है? आप क्या समझते हैं कि कहाँ हम लैग करते हैं? वजीर साहब क्या मैं आपकी बात का खुल के जवाब दे सकता हूँ? क्या आप मुझे ये इजाजत देंगे कि मैं खुल के अपनी बात को कर सकूं? सर तो कल फिर खुल के दोनों भाई बाहर बैठे होंगे किसी और जगह, तो ये ख्याल रखिएगा। नहीं, मैं जाहिर है वो बाउंड्री को देखते हुए, लेकिन देखिए दो चीजों का फर्क है। एक तो हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो इंडियन फॉरेन ऑफिस से ज्यादा कॉम्पिटेंट है। हमारी ये जो पॉलिटिकल नेपोटिज्म है ना, ये हमें मरवाती है। वो किस तरह से जफीर साहब? वो इस तरह कि वहां पर एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर लगता है उसका एक ब्रेथ ऑफ एक्सपीरियंस उसकी बैक पे होता है, वो एक सीनियर पॉलिटिशियन होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम कभी उठाकर जो है वो ख्वाजा आसिफ को लगा देते हैं क्योंकि शायद खाकान अब्बासी ज्यादा स्ट्रांग हमें अच्छा नहीं लगता, और कभी हम कहते हैं कि चूंकि प्रिंस बिलावल की बारी है तो हम उसको लगा देते हैं। और दूसरी बात है कि जो आपकी पॉलिटिकल पोस्टिंग्स है फॉरेन ऑफिस में, आप इसको फौरी तौर पे खत्म करिए। जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है इन इंटरफेयरिंग विद द फॉरेन ऑफिस, इसको खत्म होना चाहिए। किसी फौजी को जाके एम्बेसडर नहीं लगना चाहिए, किसी सहाफी को एम्बेसडर नहीं लगना चाहिए। एम्बेसडर लगना चाहिए उस फॉरेन ऑफिस के क्वालिफाइड आदमी को जो दिन ब दिन जो है उसके अंदर से वो एक कैरियर डिप्लोमेट है या वो डिप्लोमेसी को जानता है। मैं समझता हूं कि बुनियादी वजह हमारी ये है। और फिर ये जो अंदर का हमारा एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे और अपनी इकोनॉमी को नहीं सुधारेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं करेंगे, फॉरेन पॉलिसी का तो कुछ नहीं बनने वाला। जफीर साहब मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि इस वक्त कई ममालिक ऐसे हैं कि आपको शर्म आएगी इस बात को सुन के, जिन्होंने पाकिस्तान के वीजे बंद किए हुए हैं। उज़्बेकिस्तान जो है, आपको पता है वो पाकिस्तान को वीजा जिस वक्त नहीं इश्यूज कर रहा टूरिज्म के, बट इंडिया से लोग वहां पर जा रहे हैं। तो हमें भी कुछ चीजों के ऊपर सोचना पड़ेगा। इंटरनल रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। इस फॉरेन पॉलिसी को अगर ठीक करना है तो कॉम्पिटेंट
क्वालिफाइड एंड मेंट फॉर द जॉब कैरियर डिप्लोमेट्स को फॉरेन ऑफिस को चलाना पड़ेगा। ठीक है, रिव्यू करने की ज़रूरत है और अप टू द मार्क करना होगा और थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लेके आना होगा, जिस तरफ आप इशारा भी कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करनी चाहिए और बहुत दिनों से ये बात हो भी रही है। जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, जो हमारे वो लोग जो इंटरनेशनल लॉबिंग के तौर पे जाने जाते हैं, उन एक्सपर्ट्स का ओपिनियन, उनका इनपुट लेना होगा और इसके ऊपर ख़ास पॉलिसी अपनानी होगी। नाज़रीन, वक्त कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो निगरान सेटअप और पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।